हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं हम केवीएस का कंप्यूटर का सिलेबस कर रहे हैं। ये आपके सामने केवीएस का कंप्यूटर का सिलेबस हो गया है ना। कहीं ये 10 मार्क्स का है, कहीं ये 15 मार्क्स का है और कहीं ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा जो हमने मैक्सिमम जो अपना पोर्शन है 80%, वो तो सीईटी राजस्थान सीईटी वाला जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो सेम है आपका, है ना। तो यहाँ तक आपको सारा का सारा वही देखना है, ठीक है। उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, इस पर अलग से जो इसके पार्ट 5 तक आ चुके हैं, मतलब 4, और इंडियन आईटी एक्ट के अलग से चैनल पर अपलोड कर दिया गया आपके लिए, ठीक है। आज हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस। उसके बाद हमारे सिर्फ 3 टॉपिक रह जाएंगे। एक तो रह जाएगा डिजिटल सिग्नेचर वाला, दूसरा रह जाएगा हमारा स्मार्टफोन, ठीक है, तीसरा रह जाएगा इंफॉर्मेशन कियोस्क, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स रह जाएंगे, 1, 2 और 3। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 10 फरवरी से पहले ये सारे कंप्लीट कर दें आपके लिए। तो उसके बाद भी आपके पास में काफ़ी समय बच जाएगा। ऐसे ज़्यादा समय तो नहीं है, वैसे 20-25 दिन मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब जो 20-25 दिन है उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उस पर फोकस रखना है। देखिए, आप सबसे पहले अपना सिलेबस एक हाथ में लीजिए। उसके बाद में जैसे आपने कंप्यूटर का ये अपना सिलेबस उठाया, तो आपने मान लीजिए फाइल सिस्टम उठा लिया। तो फाइल सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक पेपर पे मतलब ऐसे लिख लीजिए, जैसे फैट 32, ठीक है, फैट 32 लिख लिया। NTFS लिख लीजिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इस तरीके से क्या है, अपने पॉइंट्स बना लीजिए, बुलेट पॉइंट्स के रूप में उनको बना लीजिए। जो भी हर टॉपिक है, जैसे रोम है, रैम है ना। तो हर टॉपिक ऐसा नहीं है पूरा डिटेल में अब आपको सारे पढ़ रहे हैं। आपको बस वो पॉइंट्स क्लिक करने चाहिए कि हर चैप्टर में से आपको मेजर पॉइंट्स याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं रह रहे तो आप उनको वापस से रिवाइज करके जा सकते हैं एग्जाम से पहले। जिससे क्या होगा, जब आप अपनी एक सरसरी नज़र से सारी चीज़ें देख लेते हैं। हालांकि देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके है। अगर आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पहले से पढ़कर आ रखा है तब तो ये चीज़ें आपके काम आती है, क्योंकि आपने पहले से बना रखे होंगे। अब आप इसको बनाने बैठेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो फिर आप देखो, टाइम तो वैसे भी कम है, तो आपको क्या है, अब ये ना सोचें कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अब सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उन सब पॉइंट्स के बारे में आपको एक ब्रीफ पॉइंट पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल ही नए तरीके से तैयारी कर रहा है, उसका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, 30 दिन है, तो 30 दिन में भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। सिर्फ आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपने मान लीजिए पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के मतलब देखिए, तुरंत उनके पॉइंट से देखिए, अच्छा ये इनपुट वाले होते हैं, ये आउटपुट वाले होते हैं। 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई MS ऑफिस कोई ऐसे लेता है कि यार MS ऑफिस में मैं सब कुछ सीख के जाऊँ, तो देखो MS ऑफिस में जितना सीखोगे उतना ही कम है। बहुत सारी चीज़ें आप क्या करें, अपने फ़ोन में MS ऑफिस टाइप करें, या फिर देखो हमारे लेक्चर्स देख लें, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके बुलेट पॉइंट्स पे समझाई जाएंगी। पर आपके पास मान लीजिए टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से बता रहा हूँ। MS ऑफिस खोलिए, उसका इंटरफेस, ठीक है। तो MS ऑफिस का आपने इंटरफेस खोला, अब उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बस एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम, ऐसे ऐसे देख लेंगे तो आपका 50% काम हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं आता होगा तो उससे बेटर तो कुछ ना कुछ तो आना ज़रूरी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए, और जिन्होंने पहले से तैयारी करी है तो वो क्या करें, रेगुलर MCQ टेस्ट देते रहें और साथ में रिवाइज करते रहें। देखो, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। आप MCQ टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं कि आपने जो पढ़ रखा है वो आपको याद है या नहीं। सिर्फ MCQ अगर कोई करा रहा है आपको ऑनलाइन, ठीक है, और आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, MS ऑफिस, एक्सपोजर, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये नहीं पढ़े हैं, तो क्या होगा, ये MCQ इतने ज़्यादा वर्थफुल नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जगा सकते ये, ठीक है। MCQ चाहे आप कितने भी कर जाएँ, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी जगाते हैं जब आपने उस सिलेबस को बहुत अच्छे से याद रखा हो। फिर उसके बाद आप MCQ करेंगे तो MCQ जस्ट फॉर एन रिवीजन पर्पज होता है। जैसे आपने फाइल सिस्टम कर लिया, अब फाइल सिस्टम पढ़ने के बाद में आप टेस्ट देके देखिए कि जो फाइल सिस्टम आपने पढ़ा है वो आप क्वेश्चनों के आंसर दे भी पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो काम का नहीं है आपका पढ़ना, फिर वापस से पढ़िए आप उसको, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप एग्जाम में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस ऐसे ही याद रखना है कि 30 दिन है। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर के इस पूरे टॉपिक को 1 दिन में भी कवर
ख़त्म कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए सभी के। जैसे मान लीजिए आपने सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तुरंत देखते जाइए, अच्छा ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ आपने वो देख ली, वो एग्ज़ाम में क्लिक करेगी आपके, ठीक है। आप बिल्कुल भी मतलब छोड़ के ना जाएं। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए बता रहे हैं, बाकी तो जो पुराने हैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। नए बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ई गवर्नेंस आपका क्या टॉपिक है, आपका टॉपिक लिखा हुआ है ई गवर्नेंस लिखा हुआ है क्या आपके टॉपिक में? सबसे पहले तो ये सोचिए एक बार, ठीक है। अमूमन बच्चे क्या गलती करते हैं और आप भी क्या गलती करते हैं, देखो यहाँ पर आ जाइए, पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ई गवर्नेंस, लास्ट का पॉइंट है ई गवर्नेंस, ठीक है। अब ये ई गवर्नेंस है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, किस तरीके से उसको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है ई गवर्नेंस प्रोवाइड करने में, ये पूछा जाएगा कि ई गवर्नेंस पूछा जाएगा आपसे। बताइए चलिए, ठीक है। आपसे देखो दोनों में से कुछ भी पूछ सकती है, वो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं हमें नहीं पता, पर हमें ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर रखना है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर रखना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ई गवर्नेंस प्रोवाइड करने में, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप और लोगों से एक नंबर आगे रहेंगे, ठीक। आ जाइए, हम यहाँ देखिए। अब देखिए ई गवर्नेंस होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। तो हमने पीछे देखा यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके सरकार क्या कर रही है, गवर्नेंस प्रोवाइड कर रही है। तो सिंपल सी बात है, ई गवर्नेंस का मतलब ही यही है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं इसका यूज़ करके, चाहे इसमें इंटरनेट हो, चाहे इसमें कंप्यूटर हो, चाहे इसमें मोबाइल फ़ोन हो, चाहे इसमें लैपटॉप हो, चाहे इसमें आपका पीसी हो, चाहे इसमें आपका क्या हो, रेडियो हो, ठीक है। ये सब क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं। इन सब का इस्तेमाल करके सरकार क्या प्रोवाइड करा रही है आपको, आपको जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, उसकी एक्सेस दे रही है, उसकी डिलीवरी कर रही है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें तो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आ जाइए यहाँ पर देखिए, ई शासन, ई गवर्नेंस, कोई ई सरकार है ना, ई गवर्नमेंट बोलेंगे, जिसे डिजिटल गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है, ऑनलाइन गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है। पहला नंबर, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए इनको। एक नंबर डिजिटल गवर्नमेंट, मतलब ई गवर्नेंस की जगह पर आपको ई गवर्नमेंट भी लिखा सकता है। दूसरा ऑनलाइन गवर्नमेंट, तीसरा कनेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये तीन नाम याद रख सकते हैं, ई गवर्नेंस के अल्टरनेट नेम हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, आम नागरिकों, कारोबारियों तथा कर्मचारियों के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच, एक्सेस तथा निष्पादन मतलब डिलीवरी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया से संबंधित है, या फिर इसे ई शासन कहते हैं। ई शासन मतलब ई गवर्नेंस, सिंपल सी बात यही है। इसमें थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, पर आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी आपको सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो किस तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है, टेक्नोलॉजिकल माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई शासन। ई शासन में ई व्यापार का एक रूप है जिसमें आम नागरिकों को ई सेवा के प्रतिपादन की प्रक्रिया तथा संरचना निहित होती है। ये मैंने क्या है एनसीईआरटी की किताब से लिया थे ये लाइन, ई गवर्नेंस, तो वहाँ से ये डेफिनेशन ली है, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, है ना। आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अन्योन्य क्रियाएँ इंटरेक्शन कर मानवोचित सेवा लेने की सुविधा को अपने अंदर समाहित कराता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ई गवर्नेंस अंत क्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरीके से एप्लीकेशंस ही ई गवर्नेंस का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है सरकार। पहला पॉइंट हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे आप ये पढ़ भी सकते हैं, देखो सरकारी ढांचे के भीतर जैसे बैंक ऑफिस में प्रक्रियाओं में अंत क्रियाओं के अलावा ई गवर्नेंस 4 प्रमुख प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं। पहला हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा हो गया गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, और बाकी के दो आगे चल के पढ़ते। देखो सरकार के भीतर सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसको दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कर रही है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर है, पीएम क्या कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं कि भैया ये स्कीम यहाँ पहुँचानी है, वो पहुँचानी है ना। तो सरकार के भीतर सूचनाओं का आदान प्रदान, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, यानी या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकारों के बीच, या एक ही सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
और देखिए दूसरा नंबर पर कौन सा हो गया, सरकार से नागरिकों। अब नागरिक कौन है, कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। जो भी स्कीम्स का बेनिफिट जिसको मिलेगा, जैसे मान लीजिए पीएम मोदी हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो ऑनलाइन ही लॉन्च कर देते हैं। तो ये एक तरीके से ई गवर्नेंस ही तो हो गया, ठीक है। नागरिकों के पास एक मंच है जिसके माध्यम से वे सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। व्यवसाय, व्यवसायियों को दी जाने वाली सरकार की सेवाओं के संबंध में व्यवसाय सरकार के साथ निर्बंधन रूप से बातचीत करने में सक्षम हो। जो बिजनेस है, बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये भी एक किसके माध्यम से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट टू बिजनेस। चौथा कौन सा हो जाएगा, कर्मचारियों के लिए सरकार। अब जो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, कौन से कर्मचारी, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो सर्विसेज अलग तरीके की फंड स्कीम्स लाई जाती हैं, वो सारी उनकी बातें करेगा यहाँ पर, ठीक है। सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच बातचीत और कुशल और त्वरित तरीके से होती है। अभी 4 पॉइंट से इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इसीलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ई गवर्नेंस के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस के। सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सरकार नागरिकों, व्यवसायों के लिए जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका समर्थ और सरलीकरण करना, ठीक है। इसके साथ साथ जो सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना, साथ में सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसको कम करना, जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसका त्वरित प्रशासन में सुनिश्चित करना, मतलब उसको इनकलकेट करना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। व्यापार के लिए जो कठिनाइयां हैं, जो हिंड्रेंस इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको कम करना, तत्काल जानकारी प्रदान करने और ई व्यवसाय द्वारा डिजिटल संचार को क्या करना है, सक्षम बनाना है, डिजिटलाइजेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच बनानी है, ठीक है। आज जैसे जैसे ई गवर्नेंस में पॉजिटिविटी है, जैसे सुविधा है, दक्षताएं, पारदर्शिता है, उसी तरीके से इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। कौन कौन सी, देखो पहले नंबर की समस्या यही आती है कि कंप्यूटर साक्षरता की कमी। हमारे देश में अभी सभी लोग क्या है, लिटरेट नहीं है, और लिटरेसी के साथ साथ वो उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। और अब मान लीजिए सरकार सारी ही चीज़ कंप्यूटराइज्ड कर देगी, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही प्रोवाइड करेगी, तो आम जनता को क्या होगी, इसकी मुसीबत उठानी पड़ सकती है, ठीक है। मतलब गरीब जनता के लिए जनरली स्कीम्स आती हैं, बताइए आप लोग कितनी स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। आप में से आई थिंक जितने भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70% बच्चे तो कोई नहीं उठा रहे होंगे, ठीक है। बाकी 31% उठा सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं उठा रहे होंगे, 90% ही नहीं उठा रहे होंगे, ठीक है। ये तो गरीब जनता के लिए होती है स्कीमें जनरली, और वही लोग क्या होते हैं, अनपढ़, और इस तरीके से कंप्यूटर एक्सेस तक, उनकी कंप्यूटर तक पहुँच नहीं होती, तो वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ई गवर्नेंस के थ्रू, तो उसका फ़ायदा कौन उठा पाएगा, जो लिटरेट पर्सन है वही उठा पाएंगे, है ना। कुछ देशों के हिस्सों में इंटरनेट या फिर यहाँ तक कि कंप्यूटर तक की भी पहुँच नहीं है। बहुत सारे देश हैं या देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ तक अभी इंटरनेट की सुविधाएँ भी नहीं हैं, और साथ साथ कंप्यूटर डिवाइसेस नहीं हैं, और अगर कंप्यूटर डिवाइस हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ समस्या है ही उसके साथ साथ। तीसरा, ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप मानव अंतक्रिया का नुकसान हो रहा है। अब अंतक्रिया का नुकसान कैसे हो रहा है, जैसे सब चीज़ अगर मैकेनिकलाइजेशन हो जाएगी, यांत्रिकरण हो जाएगा सब कुछ, तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, है ना। इस चीज़ की कमी हो जाएगी, और ये चीज़ की कमी हो जाएगी, तो लोगों को फिर जो अपनी समस्याओं का निवारण जो बोलकर कर सकते हैं उसको वो लिख कर बोलेंगे, तो लिख कर वो चीज़ें प्रभाव में नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अब वो आप मुझे मेल लिखेंगे या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप बोलेंगे, फिर मैं इधर से बताऊँगा, फिर आप उधर से उसका क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं ना। आप मान लीजिए आपने मेल लिखा, मैंने कुछ और समझ लिया, ठीक है। तो इसलिए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये व्यक्तिगत डाटा की चोरी और रिसाव के जोखिम को भी जन्म देता है। अब जैसे जैसे मान लीजिए जितना ज़्यादा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे जो पर्सनल डाटा है वो भी लीक हो रहे हैं, आपको पता ही है। अब 5वां पॉइंट का हो जाएगा, ई गवर्नेंस एक लाचार प्रशासन की ओर ले जाता है। किस तरीके का, जैसे मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गए, तो जनरली क्या बोलते थे, सर्वर डाउन है या फिर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से बोलकर वो अपने काम को छुपा सकते हैं और आपका काम अटका सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके ई गवर्नेंस में कुछ बुराइयाँ भी हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय संदर्भ में ई गवर्नेंस, और यहाँ से क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो भारत में ई गवर्नेंस हाल ही में विकसित हुआ है। 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NICENET, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है कि 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क था, क्या नाम था, NICENET का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। कौन सी ईयर में, 1987 में। उसके बाद देश के सभी जिलों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
किसका? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र DIS NIC कार्यक्रम की जिला सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया था, जिसके लिए राज्य को मुफ्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पेशकश की गई थी। सरकारों ने ई गवर्नेंस के लिए अपेक्षाकृत क्या दिया गया था? प्रोत्साहन प्रदान किया था कि हाँ हम करना चाहते हैं, ई गवर्नेंस की तरफ क्या है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ ई गवर्नेंस का विकास भी हुआ। प्रौद्योगिकी जैसे 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 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया है, उस तरीके से ई गवर्नेंस का भी डेवलपमेंट देखने को मिला है। आज केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में ई गवर्नेंस पहल की जा रही है। 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक विभाग हो गया ये, ठीक है, वर्ष 2006 की बात कर रहा है। इसमें दूसरा विभाग हो गया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस योजना तैयार करी थी। कौन से विभाग ने करी थी? पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। इन दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना तैयार करी थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार कराई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमियों के लिए सुलभ बनाना है, सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है और आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमतों पर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो पीछे पढ़कर आए हैं उसी का एक्सटेंशन फॉर्म में, जो आप बुलेट पॉइंट्स में उनको याद रख सकें। देखो 1970 में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, जिसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसके बाद में सेकंड नंबर का पॉइंट हो जाएगा वो 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कौन सी स्कीम लेकर आई थी? इस स्कीम का नाम है जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम, ठीक है। अब ये जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम कौन लेकर आया था? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको लाया था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है। कौन से ईयर में? 1977 में। तो इस पॉइंट को याद रखना है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 1987 में पीछे ही पड़ी है अपन NIC NET राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना कराई गई थी, ठीक है। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना, जवाबदेही, उनको रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ठहराना, सूचनाओं के लिए माध्यम से लोगों को क्या है सशक्त बनाना, एम्पावर करना, शासन दक्षता में सुधार लाना, जो भी शासन है एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा क्या करना है? एफिशिएंट बनाना है, व्यापार और उद्योगों के साथ साथ इंटरफेस में सुधार करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें पहला पॉइंट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुई थी? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वर्ष 2015 के अंदर, ठीक है। आप थोड़ा सा ये ईयर याद रख सकते हैं। अब देखो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में नाम पढ़ते ही पता चल रहा है इंडिया को कैसा बनाना है, डिजिटलाइज्ड कर देना है पूरी तरीके से। डिजिटल इंडिया भारत की एक क्या है? नई पहल है, जिसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? भारत को डिजिटल लिहाज से क्या करना है? सशक्त समाज बनाना है और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। भारत को क्या बनाना है? सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है। पूछ सकते हैं भाई ये चीज़ें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट लिखी हुई हैं। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह भारतीय प्रतिभा IT, सूचना प्रौद्योगिकी IT और इक्वल टू, ठीक है, कल का भारत IT, इसमें कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है, एक एक्सटेंसिव, बहुत एनलार्ज स्केल पे किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में अप्लाई किया जा रहा है, जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। ये तरह तरह के आइडिया और विचारों को एकल व्यापक विजन में समाहित करता है, ताकि इसमें हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम समन्वय, देखो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसको रन कौन कर रहा है? इसको जो मेन जो बॉडी है वो है DITI, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जा रहा है। परंतु इसमें क्या है, सभी सरकारें, जितनी भी समूची सरकारों द्वारा इसको मतलब मॉनिटर किया जाता है, पर इसको चला कौन रहा है? DITI के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कौन चला रहा है? DEITY, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला कौन सा हो जाएगा? हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा,
ठीक है। डिजिटल ढांचा क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मांग पर संचालन है ना, जहाँ जहाँ डिमांड हो वहाँ पर डिजिटली आपको क्या है सर्विस प्रोवाइड करानी है, ठीक है, एवं सेवाएं, ये पूरा हो जाएगा संचालन एवं सेवाएं। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, मतलब उनको डिजिटली एम्पावर करना है, उनके पास में डिवाइसेस होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिवाइसेस भी महंगे नहीं होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो उनको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इन सबको क्या है कंबाइंड रूप से एक्सेसिबल बनाना है, इतना याद रखना, ठीक है। अब जो डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखो पहला है ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्रॉडबैंड डेवलप करने, ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाने हैं कि सभी जगह पर आपके ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी हो। आपके मान लीजिए फ़ोन में नेट नहीं है, आप इस रास्ते से जा रहे हैं और आपके फ़ोन में गूगल मैप चला हुआ है, तो ब्रॉडबैंड हाईवे वो आपको एक्सेस देते रहेंगे, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाइए भैया, नेविगेशन चालू रहेगा, ठीक है। पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन, सभी को क्या हो, सूचना तक की पहुँच हो। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब है कि छोटे बचपन से ही, मतलब प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया जाए। यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन, ठीक है, सभी को क्या है फ़ोन की रीच होनी चाहिए, जो गरीब हैं उनके पास में भी डिजिटल फ़ोन होना चाहिए कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। IT फॉर जॉब्स, ई क्रांति, इनके ऑब्जेक्टिव हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ई गवर्नेंस हम पढ़ ही रहे हैं, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू द टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका निर्माण हम खुद करें, हम बाहर से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट ना करें, ठीक है। आ जाइए, दूसरा हो जाएगा आधार। आधार क्या है? आधार भी एक जो गवर्नमेंट है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए आधार का इस्तेमाल कर रही है ना, UIDAI द्वारा यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसमें आपको पता ही है कितनी संख्या होती है, चलिए बताइए आधार में कितने नंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जो पूछा जाए उसके आंसर जरूर दिया करें, जिससे क्या होगी आपकी मेमोरी शार्प बनेगी और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आधार के नंबर, आधार में कितने डिजिट के नंबर्स होते हैं आधार में, ठीक है। विशिष्ट पहचान संख्या है जो बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर का पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग समाज के सदस्यों को कई लाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। आधार का उपयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा MyGovernment.in, ठीक है। ये MyGovernment.in क्या है? एक राष्ट्रीय नागरिक जुड़ाव मंच है जहां लोग विचारों को साझा कर सकते हैं और नीति और शासन के मामलों में शामिल हो सकते हैं। तीसरा हो जाएगा उमंग प्रोग्राम चला रही है, एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। उमंग क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हर आधार, डिजिटल लॉकर, पैन, कर्मचारी भविष्य निधि सेवाओं आदि सहित केंद्र और राज्यों, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। डिजिटल लॉकर क्या है? नागरिकों की मार्कशीट, पैन, आधार, डिजिटल सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने में मदद करता है। ये भौतिक मतलब फिजिकल दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करता है और दस्तावेजों को आसानी से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर जैसे मान लीजिए आपने डिजिटल लॉकर पे अपनी ID बना ली और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, अब आपको कहीं भी उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है तो उस ID से आप अपने वो डॉक्यूमेंट कहीं भी भेज सकते हैं ईजिली। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये मान्य भी है, ठीक है, इसको माना भी जाता है। डिजिटल लॉकर में अगर आपकी ID पड़ी हुई है तो उसको वैलिड माना जाता है। पे GOV सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं देता है। मोबाइल सेवा का उद्देश्य मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। ऐप स्टोर 200 से अधिक लाइव एप्लीकेशन है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और सुनिश्चित करता है कि भूस्वामियों को उसकी संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल और अद्यतन प्राप्त हो जाए। अब देखिए MAC-21, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। MAC-21 इसके अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के आवंटन और नाम परिवर्तन, निगमन, पंजीकरण शुल्क, ऑनलाइन भुगतान, पंजीकृत कार्यकाल का पता, सार्वजनिक रिकॉर्ड देखने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अब देखिए इन ऊपर के मामले उपरोक्त जो अपन पढ़ के आए हैं उसके अलावा राज्य स्तरीय गवर्नेंस पहल भी हैं बहुत सारी। कौन कौन सी हैं? जैसे सेवा हो गई, खजाने प्रोजेक्ट हो गए। अब सेवा कौन दे रहा है? आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जा रहा है। खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटक के द्वारा है। फ्रेंड्स केरला के द्वारा है। लोकवाणी परियोजना उत्तर प्रदेश की है। तो आप इनके नाम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं।
अब देखिए भारत का ई गवर्नेंस पोर्टल, देखो ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है। भारत का ई गवर्नेंस पोर्टल है https://nceg.gov.in पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, जो भी सरकार के द्वारा है ना, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, गवर्नेंस मतलब ई गवर्नेंस पे जाकर राष्ट्रीय सम्मेलनों और उससे पहले के सम्मेलनों की रिपोर्ट के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकता है। जितने भी जो गवर्नमेंट के सम्मेलन होते हैं या फिर उनके द्वारा जो जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, रन करे गए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त पोर्टल निम्नलिखित महत्वपूर्ण पृष्ठों के लिंक भी प्रोवाइड करता है, जैसे डिजिटल इंडिया का। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, इसे राज्य सरकार द्वारा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। पीएम इंडिया वेबसाइट, अब पीएम इंडिया वेबसाइट क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस पे जाकर पीएम इंडिया वेबसाइट पे जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और चौथी हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस वेबसाइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट हैं जहाँ पर जो ई गवर्नेंस जो प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन पोर्टल्स पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, निष्कर्ष, ई गवर्नेंस सेवाएं भारत में क्या कर रही हैं, गति पकड़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो ई गवर्नेंस है इसकी सफलता काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करती है, हाई स्पीड इंटरनेट पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे देश के अंदर निकट भविष्य में 5G टेक्निक और हाई स्पीड डेवलप करेगा, उसके साथ साथ ई गवर्नेंस भी अपने साथ साथ ये डेवलप होता जाएगा। आ जाइए, अब जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो हमारा ई गवर्नेंस है, ठीक है, प्रोग्राम, ई गवर्नेंस प्रोग्राम कौन से 2 डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम, ठीक है, तो सिंपल का ये वाला। तो जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम कौन से ईयर में, वर्ष में स्टार्ट किया गया था, ये बताना है आपको, ठीक है। इसका ईयर बताना है, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम और ई गवर्नेंस प्रोग्राम कौन से 2 डिपार्टमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बाय।